हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल लीडीयू अशोका। मैं हूं चंद्रेश पाठक और आज हम लोग करेंगे 11th क्लास में फिजिक्स में यूनिट एंड डायमेंशन का सेकंड लेक्चर। और आज हमारा यूनिट एंड डायमेंशन ख़त्म हो जाएगा। तो आप वीडियो को देखिए, पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और अगर नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक करिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो क्यों नहीं पसंद आया, उसमें क्या कमी है, ताकि हम लोग उसको सुधार सकें, उसमें हम लोग चेंजेज कर सकें। ठीक है, तो चलिए आज बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं वीडियो। तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, जो भी हमारा टेलीग्राम चैनल है, जहां पे आप अपनी क्वेरीज जाके पूछ सकते हो। आपके जो भी डाउट्स होंगे वहां मैं पर्सनली सॉल्व करूंगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज हम देखेंगे एप्लीकेशन of dimensional analysis। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, अब इसमें क्या क्या आता है, हमारा 3 टाइप का इसका एप्लीकेशन आता है। हम कहाँ कहाँ पे डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करते हैं। सबसे पहले तो हम यूज करते हैं कोई भी फिजिकल रिलेशन अगर दिया हुआ है, हमें कोई भी फिजिक्स का अगर रिलेशन दिया हुआ है तो वो डायमेंशनली करेक्ट है या डायमेंशनली इनकरेक्ट है, उसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करते हैं। दूसरा हम कहाँ पे यूज करते हैं, कोई भी अगर फिजिकल क्वांटिटी कुछ दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करती है, तो अगर हमें उसका फॉर्मूला डिराइव करना हुआ तो वहां पे हम इसका यूज करते हैं। ठीक है ना, तो वहां पे हम क्या करते हैं, डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करते हैं। और तीसरा, अगर कहीं पे हमें यूनिट कन्वर्जन करना हुआ, एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करना हुआ, तो हम वहां पे भी क्या करते हैं, डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके एक यूनिट से दूसरे यूनिट में हम कन्वर्ट करते हैं। ठीक है ना, तो इसमें हम सबसे पहला इसका एप्लीकेशन देखते हैं, टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ अ गिवन इक्वेशन। तो पहला इसका यूज क्या है, एप्लीकेशन क्या है, टू चेक डायमेंशनल करेक्टनेस of a given relation। ठीक है, हम क्या करते हैं, डायमेंशनल करेक्टनेस चेक करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक है ना, कि कोई भी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या डायमेंशनली इनकरेक्ट है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे पहला, इसमें आप पॉइंट नोट करके सबसे पहले लिखो आप, अ डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन may be correct डायमेंशनली, ये मैंने इक्वेशन लिखा हुआ है तो इसको आप कंफ्यूज मत करना। अ डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मे बी करेक्ट बट अ डायमेंशनली wrong equation, a dimensionally wrong equation must be wrong। ठीक है, इसको बोलने का मेरा क्या मतलब हुआ, अ डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मे बी करेक्ट बट अ डायमेंशनली रॉन्ग इक्वेशन मस्ट बी रॉन्ग। इसको बोलने का क्या मतलब हुआ मेरा, कि अगर हम किसी फिजिकल रिलेशन को चेक करते हैं, किसी फिजिकल इक्वेशन को हम चेक करते हैं अगर, और वो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट आ जाती है, तो हम क्या बोलेंगे, वो इक्वेशन करेक्ट हो भी सकती है और करेक्ट नहीं भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है। ठीक है, अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट आ जाती है, अगर हमने उसकी डायमेंशन चेक की
और वो इक्वेशन क्या आ गई, डायमेंशनली इनकरेक्ट आ गई, तो वो इक्वेशन को हम बोल सकते हैं कि वो इक्वेशन क्या होगी, इनकरेक्ट होगी। ठीक है ना, वो इक्वेशन मस्ट बी इनकरेक्ट, वो क्या होगी, डेफिनेटली इनकरेक्ट होगी, वो करेक्ट इक्वेशन नहीं होगी। तो डायमेंशन एनालिसिस का यूज करके हम ये पता करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसमें हम कैसे डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करेंगे करेक्टनेस चेक करने के लिए। ठीक है, या डायमेंशनल फॉर्मूला किसी भी अननोन क्वांटिटी का अगर हमें निकालना हुआ तो हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो ये हम देखते हैं। जैसे मान लो पहला कोई आपको इक्वेशन दिया हुआ है, a इक्वल टू बी प्लस सी, a इक्वल टू बी प्लस सी आपको दिया हुआ है, तो यहां पे क्या होगा, डायमेंशन ऑफ a इक्वल टू डायमेंशन ऑफ b इक्वल टू डायमेंशन ऑफ c। डायमेंशनल फॉर्मूला a b और c के तीनों के सेम होंगे। हम क्या करते हैं, जितने नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं किसी भी गिवन इक्वेशन में, उन सबका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा। तो इसमें कितने टर्म्स हैं, 1 2 और 3 टर्म्स हैं, तीनों के डायमेंशनल फॉर्मूले क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है ना, इसी तरीके से अगर कोई दूसरी इक्वेशन आपकी रहती है, दूसरी इक्वेशन हो गई a इक्वल टू बी माइनस सी। अब ये इक्वेशन का अगर हम देखें तो इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ a इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ b इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ c, इसको आप बोल सकते हो। ठीक है, अब हमारे पास कोई तीसरे टाइप की इक्वेशन है, a इक्वल टू बी बाई सी प्लस डी, कुछ ऐसी इक्वेशन हमें गिवन है। तो क्या होता है, अगर ये डिवाइड है या मल्टीप्लाइड है, डिवाइड है या मल्टीप्लाइड है, तो वो हम अलग टर्म में नहीं काउंट करते हैं। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, 1 2 3, सिर्फ 3 नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। ठीक है, तो अगर हम इसमें डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए देखें, ये किसके इक्वल होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बी बाई सी इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डी। ठीक है, ये इसके इक्वल होगा। आ गया समझ आपको। अब नेक्स्ट हम देखते हैं फोर्थ में अगर दिया हुआ है कोई a इक्वल टू बी इंटू सी प्लस डी। ठीक है, अब यहां पे क्या होगा, कितने टर्म्स हैं यहां पे, अगर मल्टीप्लाइड भी है तब भी हम उसको अलग टर्म नहीं काउंट करते हैं। तो ये हो गया हमारा एक टर्म, ये हो गया हमारा दूसरा टर्म, और ये हो गया हमारा तीसरा टर्म। तो इसमें भी कितने टर्म हैं, 3 टर्म्स हैं। तो ये a का डायमेंशनल फॉर्मूला इक्वल टू b क्रॉस c का डायमेंशनल फॉर्मूला इक्वल टू d का डायमेंशनल फॉर्मूला, ये डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब 5 में क्या आप लिख सकते हो, all the numbers are dimensionless। All the number are dimensionless। ठीक है, अब उसके बाद 6 क्या लिख सकते हो आप, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, लॉगरिथमिक फंक्शंस, एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आर डायमेंशनलेस। ये भी क्या होते हैं, हमारे डायमेंशनलेस होते हैं। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, जो साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा आप देखते हो वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया। लॉगरिथमिक फंक्शन जो आप ln देखते हो ln हो गया, और क्या हो गया, log हो गया, है ना, उसका बेस कुछ भी हो सकता है, तो वो होता है लॉगरिथमिक फंक्शन। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, e की पावर में अगर कुछ गिवन है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो वो क्या होते हैं, हमारे डायमेंशन लेस होते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे अगर आगे देखें कुछ और टाइप के इक्वेशन अगर हम देखें 7th में,
अगर हमारा एक इक्वेशन गिवन है a इक्वल टू बी साइन x प्लस सी जेड प्लस डी, ऐसा इक्वेशन गिवन है। तो अब आपको बताना है कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, डायमेंशनल एनालिसिस आपको इसकी करके बतानी है। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए। अब आप जानते हो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स पहले हम देख लेते हैं। एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया और एक टर्म ये हो गया, 3 टर्म्स हो गए। तो पहला टर्म जो है वो ए हो गया। अब बी और साइन उसके साथ लगा हुआ है, तो ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अभी अभी मैंने आपको यहाँ पे लिखा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता, वो डायमेंशन लेस होते हैं, ठीक है ना। तो अगर ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बी इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डी, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं, साइन के अंदर में जो गिवन रहता है, साइन के अंदर में जो गिवन है वो आप जानते हो क्या होता है, एंगल होता है। आप जानते हो साइन के साथ में जो दिया जाता है डिग्री में या रेडियन में, वो क्या होता है, एंगल होता है। और एंगल आप जानते हो, एंगल क्या होता है, हमेशा डायमेंशन लेस होता है। तो अगर अब हम यहाँ पे देखें तो यहाँ हमारे पास कितने टर्म्स हो रहे हैं एंगल वाले में, एक टर्म और दो टर्म्स हो रहे हैं, और ये क्या होंगे, डायमेंशन लेस होंगे दोनों, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, x इक्वल टू सी जेड इक्वल टू नो डायमेंशन। इसका हम क्या बोलते हैं, कोई भी डायमेंशन नहीं होगा, ठीक है, नो डायमेंशन, इनका कोई भी डायमेंशन नहीं होगा। अब इसके बाद हम 8th देखते हैं। 8th में क्या है, आपका कोई दूसरे टाइप का फंक्शन दिया हुआ है, a इक्वल टू बी लॉग ऑफ x प्लस 4y z प्लस c, ऐसा कुछ गिवन है आपको। तो इसमें आपको बताना है डायमेंशन इसमें क्या होगा, डायमेंशन ऑफ a क्या होगा, डायमेंशन ऑफ b के इक्वल होगा। और हम क्या जानते हैं, ये हमारा डायमेंशन लेस होता है, ये डायमेंशन लेस हो गया, और ये हमारा एक अलग टर्म हो गया, तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ c। उसके बाद हम क्या देखेंगे, जो लॉगरिथमिक के अंदर रहता है वो क्या होता है, एक नंबर होता है, ठीक है ना। जो लॉग के अंदर में आता है वो क्या होता है, एक नंबर होता है। तो नंबर हमेशा क्या होता है, वो डायमेंशन लेस होता है। अभी अभी मैंने यहाँ पे आपको बताया नंबर आर डायमेंशन लेस। तो अगर ये नंबर है तो ये क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा, है ना। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, x का डायमेंशन, अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे दो टर्म है, x का डायमेंशन क्या होगा, 4y इंटू जेड, इसके डायमेंशन के क्या होगा, इक्वल होगा, आएगा, ठीक है। इतना आप लोग नोट डाउन करो, फिर मैं आगे बताता हूं। कर लिया होगा आप लोगों ने नोट डाउन, ठीक है। तो हम आगे देखते हैं, अब कितना हो गया, 8 हो गया हमारा। अब 9th देखते हैं हम। नाइन्थ, अगर कोई ऐसा फंक्शन आपको दिया हुआ है, a इक्वल टू बी ई पावर सी एक्स प्लस डी, ये गिवन है, प्लस ई, कुछ ऐसा फंक्शन आपको गिवन है, ठीक है। तो इसमें आप क्या करोगे, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ a इक्वल टू, आप जानते हो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि उसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है, वो डायमेंशन लेस होता है। तो यहाँ पे ये डायमेंशन लेस हो गया, तो यहाँ इसकी डायमेंशन आ जाएगी, डायमेंशन ऑफ b इक्वल टू डायमेंशन ऑफ e, ये आप बोल सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे देखना है, अब आप जानते हो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जो पावर होती है वो कोई ना कोई नंबर होती है ना। तो आप जानते हो नंबर भी क्या होता है आपका, डायमेंशन लेस होता है।
तो अगर ये नंबर डायमेंशनलेस होता है तो हम क्या बोल सकते हैं, ये कंप्लीट जो होगा वो डायमेंशनलेस होगा। अब इसमें क्या है, दो टर्म्स हैं तो दोनों टर्म्स अलग अलग डायमेंशनलेस होंगे, तो हम क्या बोल सकते हैं, Cx इक्वल टू डी, ये क्या होगा, नो डायमेंशन, इसका भी क्या होगा, कोई डायमेंशन नहीं होगा। ठीक है, आ गया समझ में, ये हो गया। और कहीं पे 10th अगर कहीं पे आपको इस टाइप का फंक्शन मिल जाता है, a इक्वल टू b इंटू 2 पावर c प्लस अल्फा टी प्लस डी, ऐसा कुछ फंक्शन मिल जाता है। तो ये 2 एक नंबर है, इसकी पावर जो होगी वो भी कोई नंबर ही होगी, है ना। तो सबसे पहले तो हम इसका देख लेते हैं, इसमें हम क्या बोलेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए क्या होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बी इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डी। पहले तो हम ये बोल देंगे, फिर हम यहाँ पे देखते हैं जो इसकी पावर है वो क्या होगी, आप जानते हो वो एक नंबर होगी, और नंबर क्या होता है, हमेशा डायमेंशन लेस होता है। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सी इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ अल्फा इंटू टी। ठीक है, समझ आ गया आप लोगों को। तो ये होता है इसका डायमेंशनल निकालने का तरीका। ठीक है, इस तरीके से हम कोई भी इक्वेशन अगर हमें गिवन है तो उसका हम डायमेंशन निकाल सकते हैं। अब हम इस पे क्वेश्चन करते हैं, पहले आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग क्वेश्चन करते हैं। कर लिया होगा आप लोगों ने नोट डाउन, है ना। तो अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्या गिवन है आपको, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। आपको ये बताना है कि ये डायमेंशन लेस होगा, ये ए डायमेंशनली करेक्ट है या इनकरेक्ट है, ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या इनकरेक्ट है। ये आप जानते हो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होता है, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, है ना। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डायमेंशनली करेक्ट है या इनकरेक्ट है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो आप लोग ट्राई करो, उसके बाद मैं बताता हूं। चलो कर लिया होगा ट्राई, अब मैं इसको बताता हूं। तो इसका अगर सॉल्यूशन हम देखें तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, अगर ये डायमेंशनली करेक्ट है, इफ द अबव इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, then dimensional formula of V should be equal to dimensional formula of U should be equal to dimensional formula of A into T। ये होना चाहिए, तभी ये डायमेंशनली करेक्ट बोला जाएगा, है ना। क्योंकि आप जानते हो इसमें कितने टर्म हो गए, 1, 2 और 3 टर्म हो गए, जो मैंने आपको पीछे एग्जाम्पल सब बताए थे कि किस टाइप से अगर इक्वेशन आता है तो आप डायमेंशन उसका निकाल सकते हो, तो उससे आपको करना है। ठीक है, अब हम इनका अलग अलग डायमेंशन देखते हैं। अगर हम डायमेंशन ऑफ v की बात करें तो v क्या होता है, आपका वेलोसिटी होता है, फाइनल वेलोसिटी जानते हो आप, है ना। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या आएगा, LT-1। ठीक है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया LT-1। अब इसके बाद हमें निकालना है u का। u क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी होता है, जानते हो आप, है ना। अरे आप तो सब कुछ जानते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सब समझ में आएगा, तो घबराना नहीं है, बस पढ़ते जाना है। कोरोना का टाइम है, घर में रहो और बढ़िया से पढ़ाई करो। अब AT का अगर हम देखें डायमेंशनल फॉर्मूला तो क्या होगा, यहाँ पे LT-2, ये आ गया हमारा किसका, A का, और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है T का, टाइम का। ठीक है, तो LT-1, ठीक है ना, LT-1 इसका भी आ गया। तो अब क्या हो गया, तीनों का आप डायमेंशन अगर देखो, इसका डायमेंशन, इसका डायमेंशन, इसका डायमेंशन, तीनों का सेम है। सो वी कैन से द गिवन इक्वेशन
इक्वेशन इज डायमेंशनली the given equation is dimensionally correct। ठीक है, ये जो गिवन इक्वेशन है ये क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है। ठीक है, इसको आप नोट डाउन करो, फिर हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें दिया हुआ है nth सेकेंड में आप जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसका फॉर्मूला आप जानते हो, Sn इक्वल टू u प्लस हाफ a इंटू 2n माइनस 1, यही होता है। ठीक है, तो उसको आपको चेक करना है कि वो डायमेंशनली करेक्ट है या डायमेंशनली रॉन्ग है। ठीक है, तो Sn इक्वल टू u प्लस हाफ a इंटू 2n माइनस 1। ठीक है, ये होता है। अब यहाँ पे आपको इसको चेक करना है कि ये डायमेंशनली करेक्ट है या रॉन्ग है। तो सबसे पहले आप लोग चेक कर लो, फिर मैं अपना सॉल्यूशन बताता हूं आपको। चलो कर लिया होगा आप लोगों ने, अब देखते हैं हम इसको। सॉल्यूशन इसका क्या आएगा, Sn देखें तो आपने जनरली लोग क्या करते हैं, Sn क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट है nth सेकेंड में, तो Sn का क्या कर देते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला L लिखते हैं। ठीक है, और U का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, LT माइनस 1। ठीक है, और a इंटू 2n माइनस 1, 2n माइनस 1 ये क्या होता है, टाइम होता है। अगर आप देखोगे तो ये 2n क्या होता है, टाइम होता है, 1 भी आपका टाइम होता है। तो यहाँ पे आपको टाइम का डायमेंशन मिलेगा। a के साथ अगर ये मल्टीप्लाइड है टाइम, तो आप क्या बोल सकते हो, a इंटू 2n माइनस 1 का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा LT माइनस 2 और इसका आ जाएगा T। तो क्या आ गया यहाँ पे डायमेंशनल फॉर्मूला LT माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखो Sn का डायमेंशन है L, U का डायमेंशन है LT माइनस 1, a इंटू 2n माइनस 1 का डायमेंशन है LT माइनस 1। अरे ये तो गलत हो गया, गलत हो गया ना, डायमेंशनली इनकरेक्ट हो गया, जबकि हम लोग फिजिक्स में यूज करते हैं। तो कैसे हो गया, सोचिए, सोच लिया आपने। चलो अब मैं बताता हूं, देखो यहां पे क्या होता है, ये जो होता है वो nth सेकेंड मतलब एक सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है, जो डिस्प्लेसमेंट होता है एक सेकेंड में, वो यहां पे लिखा जाता है। तो इसके साथ में एक्चुअली टाइम जो होता है वो 1 सेकेंड का डिवाइड होता है, जो हमें दिखाई नहीं देता है ना। तो उसको हम क्या करते हैं, Sn को जब हम Sn लिखेंगे, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला ये नहीं होगा, ये हमने गलत लिखा है। ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, LT माइनस 1 ही होगा, क्योंकि यहाँ पे 1 सेकेंड में ये है। तो 1 सेकेंड में जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है, वेलोसिटी ही होता है। तो 1 सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो कितना आया हमारा, LT माइनस 1। तो ये हमारा करेक्ट है, ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। तो आप क्या बोल सकते हो, दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। आप इसको बोल सकते हो दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली वाह सर मजा आ गया, आज बता दिया है ना, तो बढ़िया बात है। चलो आप लोग भी अपने से ट्राई करते रहो। बहुत लोगों को ये पता होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको नहीं पता होता है, तो उनके लिए है ना। तो आप इस तरीके से करोगे तो आपको मिल जाएगा ये डायमेंशनली करेक्ट होता है। ठीक है, अब हम और क्वेश्चन देखते हैं इस पे। ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा, होप सो। तो अब मैं रब करता हूं पूरा। चलो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है, गिवन है R इक्वल टू अल्फा T प्लस बीटा साइन ऑफ अल्फा X प्लस Y, ये गिवन है।
ठीक है, जहां पे आर क्या है, आर जो है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, ये आपका गैस कांस्टेंट, ठीक है। अब आपको बताना है टी क्या है, टी भी मैं बता देता हूं, टी क्या है आपका टाइम है, ठीक है, टी टाइम है, ठीक है। अब आपको बताना है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ अल्फा क्या आएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बीटा क्या आएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एक्स क्या आएगा, और डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वाई क्या आएगा, ठीक है। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ अल्फा बीटा एक्स एंड वाई, ये चारों आपको बताने हैं, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से पहले ट्राई कर लो, फिर मैं बताता हूं। चलो कर लिया होगा ट्राई आप लोगों ने, तो अब हम देखते हैं इसका सोल्यूशन। जब भी मैं बोलता हूं कि आप लोगों ने कर लिया होगा ट्राई, उसका मतलब होता है कि आपने वीडियो को पॉज किया होगा, उसके बाद क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा, फिर से वीडियो को आपने प्ले किया होगा, उसके बाद आप देखना शुरू करोगे, ठीक है ना। मैं तुरंत ही बताने लगता हूं तो आपको ये नहीं सोचना है कि ये तो तुरंत बताने लगे, है ना, क्योंकि टाइम यहाँ पे ज्यादा लगेगा ना अगर मैं टाइम दूंगा आपको तो, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का हम सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला। अगर आपको पता है तो ठीक है, और अगर नहीं पता है तो इक्वेशन होता है पीवी इक्वल टू एनआरटी। वैसे अगर आपको क्वेश्चन दिया जाएगा तो आपको आर का डायमेंशनल फॉर्मूला गिवन रहेगा, दिया जाएगा, क्योंकि अभी आपको सारी चीजें नहीं पता है, तो यहाँ आर को आपको डायमेंशनल फॉर्मूला आपको दिया जाएगा। तो पीवी इक्वल टू एनआरटी से अगर आप निकालोगे तो क्या मिलेगा, पी आपका प्रेशर है, वी वॉल्यूम है, तो इन दोनों का अगर आप कंबाइन निकालोगे एम एल माइनस 1 टी माइनस 2 पी का आ गया, और वी का कितना आएगा L3, एन क्या होता है मोल होता है, तो इसका कितना आ जाएगा MOL, और आर का हमें निकालना ही है, आर का हमें निकालना है, टी का क्या होता है थीटा होता है, ठीक है, ये हम जानते हैं। अब हमें आर का निकालना है, तो इन दोनों को हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, तो हमें आर का अगर डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है तो क्या मिल जाएगा हमें बताओ, यहां से मिल जाएगा ML2 T माइनस 2, ML2 T माइनस 2 मिलेगा, और थीटा माइनस 1 मोल माइनस 1 मिल जाएगा आपको, डिवाइड होगा तो थीटा माइनस 1 हो जाएगा और MOL माइनस 1, ठीक है, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा। अब हम इसी से सभी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे। अब डायमेंशनल एनालिसिस से हम जानते हैं, ये हमें गिवन है कि ये इक्वेशन हमारी डायमेंशनली करेक्ट है, ये हमें गिवन है, ठीक है ना। तो अब हम निकालते हैं कि इनका डायमेंशन क्या होगा, इसका डायमेंशन जो होगा वो इसका डायमेंशन होगा, इसका डायमेंशन होगा, है ना। तो अगर आप निकालते हो तो क्या आप बोल सकते हो, डायमेंशन ऑफ बीटा क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ आर के इक्वल होगा, तो बीटा आपका डायरेक्टली आ गया, तो ये कितना आ गया ML2 T माइनस 2 थीटा माइनस 1 मोल माइनस 1, ये आपका आ गया बीटा, बीटा आ गया आपका, एक आपका खत्म हो गया। अब आपको अल्फा पे मूव करना है। अब आप क्या बोल सकते हो, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ अल्फा इंटू टी, अल्फा इंटू टी का डायमेंशनल फॉर्मूला किसके इक्वल होगा, आर के इक्वल होगा, ठीक है, ये आप बोल सकते हो। अब अल्फा का अगर आपको डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है तो आर का डायमेंशनल फॉर्मूला डिवाइडेड विद टी, आर का डायमेंशनल फॉर्मूला कितना है ML2 T माइनस 2 थीटा माइनस 1 मोल माइनस 1, ये है। और टाइम का क्या होगा, टी का क्या होगा, कैपिटल टी होगा, इससे आप डिवाइड करोगे तो अल्फा कितना आ गया बताओ आप, ML2 T माइनस 3 थीटा माइनस 1 मोल माइनस 1। अरे वाह, ये तो बहुत ही इजी है, ये तो सर बहुत ही इजी क्वेश्चन करवा रहे हैं, इजी लग रहा होगा। अब देखते हैं हम यहाँ पे अल्फा एक्स प्लस वाई, है ना, अल्फा एक्स प्लस वाई में देखते हैं। तो ये क्या है, एंगल है। एंगल क्या होता है, डायमेंशनलेस होता है, इसके पहले ही मैंने आपको बताया है। तो
अब क्या होगा, हम बोल सकते हैं अल्फा इंटू एक्स का डायमेंशन क्या होगा, 1 होगा। अल्फा इंटू एक्स का कोई डायमेंशन नहीं होगा तो हम इसको 1 बोल सकते हैं। एक्स का डायमेंशन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन डायमेंशन ऑफ अल्फा। अब अल्फा का डायमेंशन आपने निकाला हुआ है, ये है डायमेंशन, तो अब 1 अपॉन अल्फा है तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, m-1 l-2 t3 थीटा 1 रहेगा और मोल 1 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा x का डायमेंशनल फॉर्मूला। x भी निकल गया, क्या क्या निकल गया हमारा, बीटा निकल गया, अल्फा निकल गया, x निकल गया, y बचा है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ y क्या होगा, नो डायमेंशन, इसका भी कोई डायमेंशन नहीं होगा क्योंकि ये एक एंगल के फॉर्म में दिया हुआ है, तो ये हमारा क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हो गया होगा। अब इसमें हम एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर हम अपनी दूसरे एप्लीकेशन की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या दिया हुआ है यहां पे, दिया हुआ है PV इक्वल टू x प्लस 1/a प्लस 1/a इंटू अल्फा प्लस बीटा, ये दिया हुआ है। आपको क्या बताना है, हाँ आपको यहां पे बताना है P आपको गिवन है, प्रेशर है, ये क्या है, प्रेशर है, और V क्या है आपका, वॉल्यूम है। ठीक है, अब यहां पे क्या है, A जो है आपका वो लेंथ है, तो आपको क्या बताना है, डायमेंशनल फॉर्मूला आपको बताना है। x का क्या होगा, अल्फा का, x का क्या होगा, अल्फा का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, x का, अल्फा का, और बीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, ये तीनों आपको बताने हैं। तो आप क्वेश्चन फटाफट ट्राई करो, फिर मैं बताता हूं। चलो कर लिया होगा आप लोगों ने। अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं, आप इसका सॉल्यूशन देखना। तो क्या गिवन है यहां पे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, PV इक्वल टू, अब अल्फा से इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या मिल जाएगा हमें, अल्फा x प्लस अल्फा बाई a प्लस बीटा, ये आ गया। अब ये इक्वेशन अगर डायमेंशनली करेक्ट है, जो कि हमें दिया हुआ है, तो हम क्या बोल सकते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ PV इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ अल्फा इंटू एक्स इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ अल्फा बाई ए इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बीटा, बोल सकते हैं हम। ठीक है, तो अब हम निकालते हैं, सबसे पहले हम इसको और इसको लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे अल्फा और एक्स दोनों अननोन है, यहाँ पे सिर्फ अल्फा अननोन है, तो हम इसको लेते हैं। सबसे पहले हम बीटा का निकाल लेते हैं, बीटा सबसे इजी है। तो अगर हमें बीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है तो क्या आ जाएगा बताओ आप, P प्रेशर है, ml-1 T-2 ये आएगा, और V क्या है, वॉल्यूम है, L3 यही आएगा। ठीक है, तो बीटा का कितना आ गया, ml2 T-2 आ गया, ये बीटा का एक हमारा खत्म हो गया, बीटा हमारा आ गया। ठीक है, अब हमें निकालना है अल्फा का। तो अब हम क्या बोल सकते हैं, जो बीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला वो अल्फा बाई ए का भी होगा। अल्फा बाई ए का डायमेंशनल फॉर्मूला किसके इक्वल होगा, बीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, ml2, पहले मैं लिख देता हूं इसको, नहीं तो आप कंफ्यूज करोगे। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बीटा के इक्वल होगा, और ये कितना हो गया, ml2 T-2,
इतना हो गया। अब हम निकालते हैं अल्फा का। अब हम जानते हैं ए हमारी लेंथ है, लेंथ का क्या होगा, एल होगा, तो एल हमारा इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई हो गया तो कितना मिल गया, ml3t-2। ठीक है, ये हमारा निकल गया किसका, अल्फा का निकल गया। अब हमें एक्स का निकालना है, तो अब अल्फा इंटू एक्स क्या होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बीटा के बराबर होगा। अल्फा इंटू एक्स इक्वल टू, नहीं हम डायरेक्टली यहां से भी तो कर सकते हैं, अल्फा इंटू एक्स अल्फा बाई ए के बराबर होगा, तो अल्फा इंटू एक्स किसके इक्वल होगा, अल्फा बाई ए के इक्वल होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला। तो अल्फा और अल्फा दोनों जगह से कैंसिल हो गया। अब एक्स का अगर आपको डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है तो क्या आ जाएगा बताओ, L माइनस वन, L माइनस वन आ जाएगा। आ गया समझ। तो ये हो गया हमारा एक्स का, ये हो गया हमारा अल्फा का, ये हो गया बीटा का। ठीक है, तीनों का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। तो इसको आप नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कर लिया होगा आप लोगों ने। तो इसी तरीके से आपको लॉग में दिया जा सकता है, ln में दिया जा सकता है, 2 की पावर में दिया जा सकता है। जितना भी मैंने आपको पहले रूल्स बताया था, जो भी रूल्स मैंने आपको लिखाए थे a प्लस बी और ये सब करके जो मैंने लिखाया था, उनकी हेल्प से आप सभी को निकाल सकते हो। कोई भी अगर आपके सामने इक्वेशन आ जाती है तो उसका आप डायमेंशनल फॉर्मूला आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है ना। तो आप लोग और भी क्वेश्चन ट्राई करना, फिर हम लोग आगे देखते हैं इसका जो सेकंड इसका एप्लीकेशन है। ठीक है ना। तो इसको मैं रब कर रहा हूं, आप लोगों ने लिख लिया होगा। तो सेकंड एप्लीकेशन क्या है इसका, टू फाइंड a relation between given physical quantity। गिवन फिजिकल क्वांटिटी, इसको बोलने का क्या मतलब हुआ, कोई फिजिकल क्वांटिटी आपको दी हुई है और बताया जा रहा है कि वो फिजिकल क्वांटिटी किस पे डिपेंड करती है। तो उससे आपको क्या बताना है, रिलेशन बताना है कि उसका क्या रिलेशन आएगा उन फिजिकल क्वांटिटीज के साथ। ठीक है ना। टू फाइंड अ रिलेशन बिटवीन गिवन फिजिकल क्वांटिटी विच डिपेंड्स ऑन other physical quantities, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकेंड यूज। अब हम इसको क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आपको गिवन है, इसमें क्या दिया हुआ है, फोर्स depends on mass and acceleration, then find the relation between them, among them। ठीक है। तो अब हम इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, ये आप पहले इसकी हेल्प से आप समझो, उसके बाद आप ट्राई करना। ठीक है ना। पहला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, F जो है, F वो डिपेंड करता है किस पे, मास पे और एक्सेलरेशन पे। तो मास पावर हम ले लेते हैं अल्फा और एक्सेलरेशन पावर हम ले लेते हैं बीटा। हम क्या करते हैं, जिस पे वो डिपेंड करता है, जो फिजिकल क्वांटिटी जिस अदर फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करती है,
उसकी पावर के फॉर्म में हम उसको लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लिख लेंगे। अब हमें करना क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाना है। F इक्वल टू प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट आएगा, तो क्या आ गया, m पावर अल्फा a पावर बीटा, ठीक है, आ गया ये आपका। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों साइड का डायमेंशन लिखेंगे, ठीक है ना, दोनों साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। तो F का डायमेंशनल फॉर्मूला आप लिखो, कितना होगा, ml t माइनस 2, ये डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। k आप जानते हो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, वो डायमेंशन लेस होता है, उसका डायमेंशन 0 होता है, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा। m का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगा, कैपिटल M पावर अल्फा, और ये कितना मिल जाएगा, LT माइनस 2, ये एक्सेलरेशन है, LT माइनस 2 पावर बीटा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पावर को अब अंदर लेके जाएंगे, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ML t माइनस 2, यहां पे अगर हम देखते हैं तो क्या मिलेगा हमें, m पावर अल्फा, l पावर बीटा और t पावर माइनस 2 बीटा, ये मिलेगा। अब हम जानते हैं इधर का डायमेंशन सेम है, तो हम पावर को क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। तो पावर को हम क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे। तो अल्फा अगर हम निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। उसी तरीके से हम बीटा को निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और अगर आप t की पावर को इक्वेट करोगे तो माइनस 2 बीटा को इक्वेट करोगे माइनस 2 से, तो बीटा इक्वल टू 1 आपको वहां से भी मिलेगा। तो अल्फा और बीटा कितना आ गया, 1 and 1। तो हम क्या लिख सकते हैं, F इक्वल टू k इंटू m इंटू a। अब हम इस रिलेशन में जानते हैं कि k की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है इसके केस में। तो F हमारा कितना आ जाएगा, F इक्वल टू m इंटू a, ये हमारा फोर्स का फॉर्मूला आ गया। तो इसको हम यहां पे लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको आप नोट डाउन कर लो, फिर उसके बाद हम आगे का देखते हैं। कर लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है। वाह, आज तो इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा है ना, सबको लग रहा होगा। किसी को बोरिंग लग रहा हो तो बताना, है ना, मैं थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाऊंगा इसको, है ना। तो आप लोग बताना, अपना फीडबैक देना। चलो अब हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या होता है, फोर्स ऑन अ स्फीयर मूविंग इन अ फ्लूइड, moving in a fluid, force on a sphere moving in a fluid depends on coefficient of viscosity and coefficient of viscosity, terminal velocity of sphere and radius of the sphere, radius of the sphere, ठीक है। रेडियस ऑफ द स्फीयर पे ये डिपेंड करता है। देन फाइंड द रिलेशन among them, हमें इनके बीच में क्या बताना है, रिलेशन बताना है। तो इसको आप लोग ट्राई करो, फिर मैं बताता हूं। चलो कर लिया होगा ट्राई जिसको करना है। अब हम देखते हैं सॉल्यूशन इसका क्या होगा। सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का आपको क्या पता होना चाहिए, डायमेंशनल फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, F प्रोपोर्शनल टू ईटा पावर A, हम यहाँ पे पावर A B C ले सकते हैं, ईटा पावर A V पावर B
और r पावर c। तो अगर हम ईटा का पहले डायमेंशनल फॉर्मूला मैं आपको बता दूं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ईटा का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, m l -1 t -1, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। ठीक है, ml -1 t -1। ठीक है, अब इसको हमें सॉल्व करना है कि इनके बीच में क्या रिलेशन आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसके बाद ये आपको गिवन रहेगा, क्वेश्चन में ही आपको दिया जाएगा कि ईटा का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, क्योंकि अगर आप नहीं जानते हो तो आप कैसे निकालोगे। ठीक है, बाद में जब आप पढ़ लोगे तब आप इसका निकाल सकते हो आसानी से। ठीक है ना, तो f को अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएं तो k इंटू ईटा पावर a v पावर b और r पावर c, ये मिलेगा आपको। f का आप डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लो, mlt -2, ये हो गया। अब k का तो कोई डायमेंशनल फॉर्मूला होगा नहीं क्योंकि ये कांस्टेंट है। ईटा का डायमेंशनल फॉर्मूला आप लिख लो, ml -1 t -1 पावर a, उसके बाद lt -1 पावर b और l पावर c, ये मिलेगा आपको। ठीक है, अब हम इसको आगे देखते हैं, ये मिल जाएगा। अब हम इसकी पावर को क्या करते हैं, अंदर लाते हैं ब्रैकेट के, तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पे mlt -2, ये हो गया, इक्वल टू यहाँ पे क्या मिलेगा, m पावर a मिल जाएगा आपको, और कहीं पे m नहीं है, सिर्फ यहीं पे है, तो m पावर a मिल जाएगा। m पावर a मैंने लिख लिया। अब l पावर यहाँ से क्या मिलेगा, l पावर -a यहाँ से मिलेगा, यहाँ से l पावर +b मिलेगा, यहाँ से l पावर +c मिलेगा। तो l पावर कितना हो गया, -a +b +c, यही तो मिलेगा। यहाँ से -a और यहाँ से +b और यहाँ से +c, तो तीनों को हमने मिलाया तो l पावर -a +b +c मिल गया। अब t पावर अगर हम देखें तो क्या मिलेगा, t पावर -a t पावर -b, t पावर -a -b, ये मिल गया हमें। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था उसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पे पावर को इक्वेट करेंगे। पावर्स को अगर हम इक्वेट कर देंगे तो क्या मिलेगा हमें, a इक्वल टू, सबसे पहले 1 मिल जाएगा, m की पावर को जब हमने इक्वेट किया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे a और b है, तो अगर हमें a मिल गया तो अगर हम इसको इक्वेट करेंगे तो हमें b भी आसानी से मिल जाएगा। तो b को निकालने के लिए मैं इसकी पावर को इक्वेट कर देता हूँ। तो इसको मान लो आप इक्वेशन 1। अब b को इक्वेट करने के लिए तो मैं क्या लिखूंगा, -a -b, t की पावर है और यहाँ t की पावर कितना है, -2, तो इसको -2 कर दूंगा। तो माइनस माइनस अगर कॉमन लेंगे तो a + b = 2 मिल जाएगा। a की वैल्यू 1 + b = 2। अब 1 इधर जाएगा तो b कितना मिल गया आपको, 1 मिल गया। ठीक है, उसी तरीके से जब हमें a भी मिल गया, अब हम इसको इक्वेट कर देते हैं तो क्या मिलेगा, -a + b t पावर b, हाँ सही है, t पावर -b, a + b + c इक्वल टू कितना आएगा बताओ आप, ये आएगा आपका 1 के इक्वल। ठीक है, तो आप जानते हो a और b कितना है, 1 1 है, तो -1 + 1 + c = 1। तो यहां से -1 और +1 क्या हो जाए, कैंसिल कर देंगे, तो c की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो अगर हम रिलेशन देखें अगर हम, तो रिलेशन क्या आ जाएगा, f = k इंटू, इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, इसको हमारा ये क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 3। a b और c की वैल्यू हमें मिल गई, तो k इंटू ईटा r इंटू v। ठीक है, ईटा r इंटू v। अब हम यहाँ पे जानते हैं k की वैल्यू होती है 6 पाई। ठीक है ना, k की वैल्यू 6 पाई होती है। तो अगर आप 6 पाई यहाँ पे रखोगे तो क्या आ जाएगी वैल्यू, f = 6 पाई ईटा आर वी, ये आपका फॉर्मूला आ गया। समझ आया आपको, तो इसको आप नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कर लिया होगा आप लोगों ने, चलो अब मैं इसको रब कर रहा हूं।
अब हम इसमें देखते हैं, हमारा ये दूसरा क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन देखते हैं नंबर 3। ठीक है, अब इसमें क्या दिया हुआ है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन इस तरीके से आप मत लिखो, ऐसे लिखो आप, फोर्स डिपेंड्स ऑन चार्ज Q, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, charge and distance between, ये मैं बिटवीन लिखता हूं तो इसको आप ध्यान में रखना, B/W, तो ये हो गया बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। Then find the relation among them। ठीक है, ये आपको बताना है, ठीक है ना। ठीक है, तो इसको आपको सॉल्व करना है, तो आप खुद से सॉल्व करना इस क्वेश्चन को। मैं इसमें आपको जो जो मेन चीजें हैं वो मैं बता देता हूं। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस मैंने आप लोगों को करवाया हुआ था कल पिछले वाले लेक्चर में, तो वहां से आप देख लेना। जिसने भी नहीं देखा है पिछला लेक्चर, मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, तो वहां से जाके आप पहला लेक्चर आप देख सकते हो यूनिट्स एंड डायमेंशन का। ठीक है, वहां परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का आपको मिल जाएगा, चार्ज मिल जाएगा, और क्या मिल जाएगा आपको, इनके बीच की डिस्टेंस का तो आप जानते ही है ना। तो उससे आप निकालोगे कि फोर्स का और उनका क्या रिलेशन होगा। तो मैं रिलेशन आपको बता देता हूं, आंसर मैं आपको बता देता हूं। आंसर अगर आप लोग निकालोगे तो आपका कुछ इस टाइप का आएगा। आंसर निकालोगे तो F = 1/ε0, यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा कोई K, 1/ε0 Q²/r², इस टाइप का आपका रिलेशन आएगा। एक्चुअल में ये रिलेशन क्या होता है, K की वैल्यू हम यहाँ पे रखते हैं, तो F = 1/4πε0, और ये Q नहीं होता है, यहाँ पे हो जाता है Q1 Q2/r²। ये हमारा कूलम्ब्स लॉ है, ठीक है ना। तो ये आप आगे पढ़ोगे, जब आप 12th में जाओगे तो ये चीज आपको पढ़ाई जाएगी कि ये क्या होता है। तो आपका रिलेशन इसमें आएगा, अगर ये आता है आपका तो आप समझ लेना कि आप सही जा रहे हो। ठीक है, तो इसको आप कैलकुलेट करना और ये रिलेशन आप इसका निकालना, ठीक है ना। तो ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। इनकेस नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो मुझसे कि सर हमें नहीं आया, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये कैसे आएगा, ठीक है ना। तो अगर आपको नहीं आता है तो आप पूछ भी सकते हो, ठीक है। चलो फिर हम लोग तीसरा एप्लीकेशन इसका देखते हैं, कन्वर्जन ऑफ यूनिट का। तीसरा एप्लीकेशन क्या है, कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट, convert one system of unit into another system of unit। ठीक है, एक सिस्टम ऑफ यूनिट को एक दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करना, तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कुछ चीजें, उसको आपको ध्यान में रखना है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर हमें लिखना है तो हम उसको n
और u के फॉर्म में लिख सकते हैं। n इंटू यू क्या होता है? n होता है न्यूमेरिकल वैल्यू। ये क्या होता है? न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। और u क्या होता है? u होता है यूनिट। यूनिट, ये इसका क्या होता है? यूनिट होता है, ठीक है। तो अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को निकालना है तो हम उसको n इंटू यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, अगर हमें एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना है, एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या यूज करते हैं? n1 इंटू u1, क्योंकि वो वैल्यू तो सेम होनी चाहिए उसकी, ठीक है ना। दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में n1 और u1 का मल्टीप्लीकेशन n2 और u2 के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होना चाहिए। यही हम यहाँ पे यूज करेंगे, यही हमारा बेसिक फंडा है। इसी से हम निकालेंगे कि हमारा यूनिट कन्वर्जन में क्या वैल्यू आएंगे, ठीक है। तो इसको आप नोट करो, फिर मैं क्वेश्चन देता हूं, उससे आपको ज्यादा बढ़िया से समझ में आएगा। चलो, कर लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है। तो इसके बाद में आपको क्वेश्चन बताता हूं। तो इस पे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है? कन्वर्ट 10 न्यूटन इनटू सीजीएस यूनिट, ठीक है। ये क्या होता है? 10 न्यूटन, न्यूटन क्या होता है? एमकेएस यूनिट होता है। एमकेएस यूनिट, या आप इसको एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट भी बोल सकते हो। और सीजीएस यूनिट क्या होता है? सीजीएस का मतलब होता है सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम एंड एस फॉर सेकेंड। और ये क्या होता है? एमकेएस यूनिट। एमकेएस बोलने का क्या मतलब हुआ? एमकेएस, एम का मतलब मीटर, के का मतलब किलोग्राम और एस का मतलब सेकेंड। तो एसआई यूनिट को हम एमकेएस यूनिट भी बोलते हैं। तो हमें एसआई यूनिट को सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो 10 न्यूटन की वैल्यू सीजीएस यूनिट में क्या आएगी ये हमें बताना है। तो अगर हम इसका फिर सॉल्यूशन अगर हम देखें, इसका सॉल्यूशन, पहले आप इसको एक सॉल्यूशन आप देख लो, फिर उसके बाद आप करना, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें तो क्या आएगा यहाँ पे? 10 न्यूटन। तो पहले में क्या दिया हुआ है? 10 इंटू, पहला सिस्टम ऑफ यूनिट हम मान लेते हैं u1 है हमारा, दूसरे की न्यूमेरिकल वैल्यू हमें निकालनी है, और दूसरा हम मान लेते हैं यूनिट u2 है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे भी हम डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे न्यूटन बोला, तो न्यूटन से आपको समझ में आ गया होगा कि वो क्या है? फोर्स है। फोर्स है तो उसका आप निकालोगे तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगा? mlt-2, है ना। तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला यूज करके हम क्या निकालते हैं? इसका नंबर ये निकालते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ 2, ठीक है। तो यहां से अगर हम देखें तो क्या आएगा बताओ आप? अगर आपको इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है तो कितना आएगा? 10। इसको मैं फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट को मैं क्या बोलूंगा? इसका डायमेंशनल फॉर्मूला मैं लिखता हूं m1 l1 t1 पावर -2। इस तरीके से आप इसको लिखोगे फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट। और दूसरा n2 होगा, इसको क्या लिखोगे आप? m2 l2 t2 -2, क्योंकि इनका डायमेंशनल फॉर्मूला तो सेम ही होगा। ये भी फोर्स है और ये भी फोर्स है, बस इनका यूनिट एक अलग सिस्टम में हो गया है और इधर का यूनिट एक अलग सिस्टम में है, बस इतना सा डिफरेंस है। तो अगर आप n2 की वैल्यू निकालो, n2 की वैल्यू निकालो तो क्या आएगा? 10। इससे आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप क्या करो, यहाँ पे m1 बाई m2 कर दो, डिवाइडेड यहाँ पे क्या कर दो? L1 बाई L2 कर दो आप, ठीक है। और उसके बाद क्या करो आप? T1 बाई T2 कर दो आप, -2। ये हो गया ना। तो यहां से अब आपको निकालना है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं जो हमारा पहला वाला m1 l1 और t1 है, ये किसमें है? हमारा mks यूनिट में है। तो हम लिख सकते हैं 10। ये कितना होगा? मास किसमें होता है? mks यूनिट में kg में होता है, kg। और cgs यूनिट में ग्राम में होता है, kg बाई ग्राम। और ये किसमें होगा? मीटर डिवाइडेड विद सेंटीमीटर। और ये किसमें होगा? सेकेंड डिवाइडेड विद सेकेंड। यही तो होगा, इसका यूनिट यही तो आता है, ठीक है। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा? n2 इक्वल टू, अब अगर हम
केजी को या तो ग्राम में कन्वर्ट कर दें या तो ग्राम को हम केजी में कन्वर्ट कर दें, दोनों हम कर सकते हैं। या तो आप किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर दो या तो आप ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर दो। तो किसको कन्वर्ट करना आसान है? किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना आसान है। आप जानते हो 1 केजी में कितना होता है? 1000 ग्राम होता है, ठीक है ना। तो आप उसको ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हो इजीली। तो क्या आएगा यहाँ पे 10 = 1000 ग्राम डिवाइडेड विद ग्राम, और यहां पे क्या आ जाएगा 100 सेंटीमीटर। मीटर को आप सेंटीमीटर में डिवाइड कर दो, ये जो मीटर है इसको आप सेंटीमीटर में करोगे तो 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड विद सेंटीमीटर आएगा, सेंटीमीटर। और यहां पे क्या आ जाएगा सेकेंड डिवाइडेड विद सेकेंड पावर -2, ठीक है, ये -2 आएगा। अब यहां पे बताओ ग्राम और ग्राम दोनों जगह है तो कैंसिल हो गया, सेंटीमीटर और सेंटीमीटर दोनों जगह से कैंसिल हो गया, सेकंड और सेकंड दोनों जगह से कैंसिल हो गया। तो n2 की वैल्यू क्या आ गई 10 × 1000 × 100, यही तो आएगा, ये वैल्यू आ गई। तो वैल्यू अगर आप लिखोगे तो टोटल कितनी आ जाएगी 10 पावर, यहां से कितना मिल जाएगा 6। और इसको अगर हम सीजीएस यूनिट में अगर हम इसकी यूनिट देखें, सीजीएस यूनिट में अगर हम फोर्स की यूनिट देखें तो क्या होता है डाइन, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 10 पावर 6 डाइन, ये हो गया इसका सीजीएस यूनिट। समझ आ गया आपको? तो इस तरीके से हम यूनिट कन्वर्जन करते हैं, ठीक है ना। तो इस पे चलो एक अच्छा क्वेश्चन कर लेते हैं मेंस एडवांस लेवल का, है ना, जेई के लिए। तो देखते हैं, रब कर रहा हूं मैं, ठीक है, आप लोगों ने लिख लिया होगा अब तक। चलो अरे भाई देखो यहां पे क्या है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, इन अ गिवन सिस्टम ऑफ यूनिट, इन अ गिवन सिस्टम ऑफ यूनिट 1 kg, 1 kg की जगह पे आप ले लो यहाँ पे 5 kg, 5 kg इक्वल टू अल्फा u1। ये उसके सिस्टम में कोई ये न्यूमेरिकल वैल्यू है और ये कोई यूनिट है। तो 5 kg कितना होता है अल्फा u1 के बराबर होता है। और क्या है 10 मीटर किसके बराबर होता है बीटा इंटू u2 के बराबर होता है, ठीक है। और क्या है 20 सेकेंड किसके बराबर होता है 20 सेकेंड गामा इंटू u3 के बराबर होता है, ठीक है। देन क्वेश्चन क्या है आपका, देन कन्वर्ट 10 पास्कल, पास्कल क्या होता है प्रेशर का सीजीएस यूनिट, ये एमकेएस यूनिट होता है, एसआई यूनिट, ठीक है ना। पास्कल जो होता है प्रेशर का एसआई यूनिट होता है, पीए से हम इसको डिनोट करते हैं, तो इसको आप ध्यान रखना, ये मैंने पास्कल लिखा हुआ है। देन कन्वर्ट 10 पास्कल इनटू डिफरेंट into the given system, into the given system। जो ऊपर में सिस्टम दिया हुआ है यूनिट का, ये वाला सिस्टम, इसमें आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन को आप ट्राई करो, ये अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करो और आप बताओ मुझे क्या आएगी वैल्यू। कर लिया होगा आप लोगों ने ट्राई, ठीक है। अब मैं सॉल्व करूंगा और आप लोग सोल्यूशन से देखोगे और अपना मैच करोगे आप कि आपका सही आया या गलत आया, ठीक है। तो सोल्यूशन हम लोग इसका देखते हैं। सोल्यूशन क्या है, अब देखो अगर हम देखें पास्कल का, पास्कल क्या होता है प्रेशर होता है, तो इसकी N1 U1 इक्वल टू N2 U2, यही हमें लगाना है। U आप इस U से कंफ्यूज मत करना, ये दूसरा वाला U है, ठीक है ना। तो N1 कितना दिया हुआ है 10 पास्कल है, तो 10
पास्कल क्या होता है? प्रेशर। प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आता है? ml-1 T-2, यही तो होता है, इक्वल टू N2, ये N2 है आपका, N2 इंटू यहां पे M1 L1 और T1 लोगे आप, यहां पे M2 L2 पावर -1 T2 पावर -2, यही लोगे आप, ठीक है, ये हो गया। अब हमें निकालना है N2 को, निकालना है हमें, ध्यान से देखना आप लोग, N2 को निकालना है हमें। तो इससे हम इधर डिवाइड कर दें तो हमारी N2 की वैल्यू आ जाएगी। तो N2 की वैल्यू अगर निकालनी है तो कितनी आएगी? 10। अब यहां पे क्या हो जाएगा? M1 बाई M2, ठीक है, M1 बाई M2 इंटू L1 बाई L2 पावर -1, L1 बाई L2 पावर -1 इंटू T1 बाई T2 पावर -2, T1 बाई T2 पावर -2, ये लिख लिया आप लोगों ने। अब इसके बाद क्या करना है आपको? इनके यूनिट रखने हैं यहाँ पे जो यूनिट, जैसे हम लोगों ने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया था उसी तरीके से यहाँ पे क्या करना है? इनके यूनिट रखने हैं। तो क्या हो जाएगा? N2 इक्वल टू, यहाँ पे अगर हम देखें तो 10 इंटू ये कितना आएगा बताओ आप? M1 क्या है? केजी में है, और ये किस में है? सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट में, U1 में दिया हुआ है हमें। केजी किस में है? U1 में है, यूनिट आप देख रहे हो यहाँ पे। और इसमें लेंथ किस में है? मीटर में है हमारा, MKS यूनिट में। और यहाँ पे लेंथ किस में दिया हुआ है हमारा? U2 में दिया हुआ है, U2 में है, -1 पावर है। और यहाँ पे T किस में दिया हुआ है हमारा? सेकेंड में है, यहाँ पे आप इसको सेकेंड कर लेना, SEC, सेकेंड, ठीक है। तो ये किस में है? सेकेंड में है। और ये किस में है? U3 में है। ये आपको गिवन है, ठीक है। अब आपको क्या करना है? या तो केजी को U1 में आप कन्वर्ट कर लो, या U1 को आप किस में कन्वर्ट कर लो? केजी में कन्वर्ट कर लो। जो भी आप करना चाहो उसको आप कर सकते हो। उसी तरीके से यहाँ पे आप M को या तो U2 में कन्वर्ट कर लो, या तो U2 को आप M में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। इसी तरह यहाँ से U3 को आप सेकंड में कन्वर्ट कर लो, या सेकंड को U3 में कन्वर्ट कर लो। जो भी आप करना चाहो वो आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कन्वर्ट करता हूँ 10। अब बताओ आप, केजी को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ U1 में, तो यहाँ पे दिया हुआ है 5 kg इक्वल टू अल्फा U1। तो अगर मैं 1 kg यहाँ पे निकालूं तो 5 से ये डिवाइड हो जाएगा, 5 से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो यहाँ 1 kg मिल जाएगा मुझे। तो 1 kg कितना मिलेगा? अल्फा बाई 5 U1, तो कितना मिल जाएगा? अल्फा बाई 5 U1 डिवाइडेड विथ U1, यही तो मिलेगा। अब यहाँ पे क्या है? दूसरे में मीटर को आपको कन्वर्ट करना है U2 में, तो कितना मिलेगा? 10 मीटर दिया हुआ है, 10 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा 1 मीटर के लिए, तो 10 मीटर आप डिवाइड करोगे तो कितना मिल जाएगा आपको? बीटा बाई 10 इंटू U2, तो कितना मिल गया? बीटा बाई 10 इंटू U2 डिवाइडेड विथ U2 आ गया आपका पावर -1। अब सेकेंड को आपको कन्वर्ट करना है। सेकेंड किस में है? 20 सेकेंड है, तो 1 सेकेंड कितना होगा? इससे आप इसको डिवाइड कर दोगे तो गामा बाई 20 U3, तो कितना आ जाएगा? गामा बाई 20 U3 डिवाइडेड विथ U3 पावर -2, यही तो आएगा, है ना। अब आपका काम हो गया। अब देखो यहाँ भी U1 है, यहाँ भी U1 है, ये कैंसिल हो गया। यहाँ भी U2 है, यहाँ भी U2 है, कैंसिल हो गया। यहाँ भी U3 है, यहाँ भी U3 है, कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे क्या मिल जाएगा? 10, यहाँ पे क्या मिलेगा? अल्फा बाई 5, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? बीटा बाई 10 पावर -1, यहाँ क्या मिल जाएगा? गामा बाई 20 पावर -2, यही तो होगा। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा? 10 इंटू अल्फा इंटू, इसको अगर हम देखें ये पावर -1 है, -1 जब अंदर जाएगा तो 10 ऊपर आ जाएगा और बीटा नीचे आ जाएगा, माइनस की वजह से, माइनस पावर की वजह से 10 ऊपर जाएगा, बीटा नीचे आएगा। तो कितना मिलेगा आपको? 10 बाई बीटा मल्टीप्लाइड विद, यहाँ पे क्या मिलेगा? 20 का स्क्वायर ऊपर जाएगा और गामा स्क्वायर नीचे आ जाएगा, तो 20
इंटू 20 डिवाइडेड विथ गामा स्क्वायर, यही मिलेगा। तो आप वैल्यू निकालो तो कितना आ जाएगा, 4 क्रॉस 10 पावर कितना मिल जाएगा आपको, 4, 10 पावर 4 अल्फा डिवाइडेड विथ बीटा इंटू गामा स्क्वायर, ये आपकी वैल्यू मिल गई n2 की। ये जो है डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट में n2 की वैल्यू यही आएगी, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लो। ठीक है, कर लिया होगा आप लोगों ने। तो आज का हमारा इतना ही रहेगा। आज हमारा यूनिट एंड डायमेंशन टॉपिक खत्म होता है। हम नेक्स्ट लेक्चर में अभी स्टार्ट करेंगे अपना बेसिक मैथमेटिक्स, है ना। बेसिक मैथमेटिक्स में हम बहुत ही कम मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा हमको नहीं पढ़ना है, लेकिन जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि उसका यूज मैं पूरे फिजिक्स में करने वाला हूँ, हर जगह पे यूज में वो आएगा, है ना। तो जो लोग मेडिकल के हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, जेईई मेंस जिसके लिए भी आप प्रिपेयर कर रहे हो, बोर्ड, सबके लिए ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप बेसिक मैथमेटिक्स नहीं जानते हो तब तक आप कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे। जहां पे आपको वेक्टर रिजॉल्व करने की बात आ जाएगी और कुछ और न्यूमेरिकल आ जाएंगे तो उसको आप नहीं कर पाओगे। तो मैं सबसे बोलता हूं कि सब लोग, आप लोग ये वीडियो जरूर देखना, बेसिक मैथमेटिक्स का जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपका बनाने वाला हूं, ठीक है ना। तो अगर मेडिकल के आप हो तो आप डरना मत कि मैथमेटिक्स पढ़ाई जाएगी, हमें तो समझ में ही नहीं आएगी। मैं बहुत ही सिंपल मैथ बताऊंगा जो आप सबको समझ में आएगा, तो उसके लिए डरने वाली कोई भी बात नहीं है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। आज के लिए बाय और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।